इस तरह की और भी कहानी देखने लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करें। पालनपुर राज्य के महाराज सदानंद बहुत आलसी और मूर्ख थे। ना तो उनमें शिकार का हुनर था और ना ही वो युद्ध कला में निपुण थे। एक बार महाराज अकेले ही अपने घोड़े पर जा रहे थे। तभी एक अपरिचित व्यक्ति लखीमल वहाँ से जा रहा था। प्रणाम महाराज। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है? अरे मूर्खों, जैसे प्रश्न क्यों कर रहे हो तुम? ये रास्ता कहीं नहीं जाता, बरसों से यहीं पड़ा हुआ है। लखीमल को हंसते हुए महाराज सदानंद आगे चले जाते हैं। कैसा मूर्ख राजा है ये! मैंने तो एक सीधा प्रश्न पूछा था और ये ऐसा मूर्खतापूर्ण उत्तर देकर मेरा ही उपहास करके चला गया। हे ईश्वर, क्या होगा इस राज्य का ऐसे राजा के होते हुए? चलो किसी और से मार्ग पूछना पड़ेगा। फिर एक दिन महाराज सदानंद ऐसे ही अपने भवन में बैठकर फल खा रहे थे। तभी कुछ प्रजावासी महाराज से भेंट करने आते हैं। महामंत्री वेणुगोपाल उन्हें राज्यसभा में बिठाते हैं और वेणुगोपाल महाराज के पास आते हैं। महाराज शीघ्र चलिए, कुछ प्रजाजन आपसे बात करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप भी कभी भी आ जाते हैं। ये हमारा फलहार करने का समय है। मैं अभी नहीं आ सकता। प्रजावासियों को कल आने को कहिए। नहीं महाराज, मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता। पहले भी वो आए थे, तब हमने उन्हें वापस भेज दिया था। प्रजा को ऐसे बार बार बिना न्याय किए भेज देना उचित नहीं है। उनकी समस्याओं का निवारण करना हमारा कर्तव्य है। हाँ हाँ, जानता हूँ महाराज, मैं हूँ इस राज्य का। हमारे पूर्वजों ने बहुत श्रम करके इस राज्य का निर्माण किया था। उनका उत्तराधिकारी होने के कारण मुझे तो इतना हक है। आप चलिए, मैं ये फल समाप्त करके आता हूँ। मंत्री वेणुगोपाल राज्यसभा में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद महाराज सदानंद राज्यसभा में आते हैं और प्रजाजनों को उनकी समस्या पूछते हैं। महाराज, हमारे राज्य के कुछ व्यापारी बहुत दुष्ट हैं। कल जब मैं बाजार में कुछ वस्तु खरीदने गया, तब मैंने देखा कि वो बनवारी गेहूं 20 रुपए के दाम में बेच रहा था, वहीं शिवा ज्वार के 35 रुपए ले रहा था। अरे, ये तो सरासर लूट है। शिवा, तुम ज्वार इतने ज्यादा दाम में कैसे बेच सकते हो? मैं आदेश देता हूँ कि आज से सभी व्यापारी सभी वस्तुएं एक ही दाम में बेचेंगे, चाहे वो फल हो या सूखा मेवा, अनाज हो या दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। हमारे राज्य में सभी वस्तुओं को एक ही दाम में मिलना चाहिए। महाराज, परंतु मैं ज्वार इतने कम दाम में कैसे बेचूं? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मुझसे विलाप मत करो। मंत्री वेणुगोपाल, मेरे आदेश का पालन कीजिए। अब आया ना मजा। अब देखो मैं कैसे सभी चीजें कम दामों में खरीदता हूँ। मंत्री जी, आप ही कुछ कीजिए। महाराज का आदेश न्यायपूर्ण नहीं है। इस आदेश से मेरा तो कितना नुकसान हो जाएगा, इसका महाराज को अनुमान नहीं है। तुम चिंता मत करो शिवा, मैं महाराज से बात करता हूँ और इस आदेश को खारिज करवाता हूँ। अगले दिन मंत्री वेणुगोपाल महाराज को सब स्थिति समझाने का प्रयास करने लगते हैं। महाराज, हमारे राज्य में सभी व्यापारी अलग अलग वस्तु और पदार्थ बनाते हैं। जो गेहूं उगाता है उसे कम खर्चा करना पड़ता है और जो ज्वार उगाता है उसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें बेचने के दाम भी कम या ज्यादा होते हैं। तो वो सभी वस्तुओं को एक दाम में नहीं बेच सकते। दूध का दाम कम होता है, परंतु जब दूध का दही बनता है तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। आपकी बात उचित लग रही है मंत्री जी। ठीक है, मैं अपना आदेश स्थगित करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
महाराज सदानंद की मूर्खता के चर्चे दूर तक पहुंच जाते हैं। एक दिन मंत्री जी किसी महत्व के कार्य के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। उसी समय दो चोर भगत और भोला महाराज सदानंद के विषय में सुनते हैं। फिर सुना भोला, वो लोग क्या बात कर रहे थे? पालमपुर के महाराज सदानंद बहुत मूर्ख हैं। अरे वो मूर्ख हैं तो उससे हमें क्या फायदा? तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह ही भोले हो। अरे जरा विचार करो, हमें चोरी करने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। सबसे छुपकर चोरी करने की योजना बनानी पड़ती है। यदि हम इस मूर्ख महाराज को उल्लू बनाएं, तो हम उसके खजाने को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर उन्हें मूर्ख कैसे बनाएं? हमें ये सोचना होगा, परंतु कोई ना कोई तो योजना बनानी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद भोला और भगत दोनों व्यापारियों का भेष लेकर महाराज सदानंद के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज, मैं व्यापारी भगत पड़ोस के राज्य से आया हूँ। मैं अपने साथी भोला के साथ आपके राज्य में आकर व्यापार करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। महाराज, मेरा मित्र भगत तो हमेशा दूसरों के भले के विषय में ही सोचता है। आप देखिए, इस राज्य में व्यापार करके हम आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। अरे, आप ऐसे कैसे मेरे राज्य को कहीं पहुंचा सकते हैं? नहीं, मेरी अनुमति नहीं है। महाराज सदानंद के ऐसे कहने के बाद भगत धीरे से, देखा भोला, कितना मूर्ख है ये राजा। हाँ, तुम सही कहते हो। अब तो हम इसे आसानी से उल्लू बना सकते हैं। महाराज, आप तो बहुत मजाक करते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपके राज्य की बहुत उन्नति हो जाएगी और आपके राज्य में बहुत धन आएगा। अच्छा, इस प्रकार से तो ठीक है, आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं। सदानंद की अनुमति मिलने के बाद दोनों चोर भोला और भगत दूसरे राज्य से चीजें चुराकर पालपुर में आकर बेचने लगते हैं। दोनों महाराज को अपनी मीठी बातों में ऐसे फंसा लेते हैं कि महाराज सदानंद को उनकी हर बात उचित लगने लगती है। एक दिन, महाराज, अब हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, परंतु हमें और अच्छा व्यापार करने के लिए थोड़े और धन की आवश्यकता है। अरे, तो इसमें इतना संकोच करने की क्या आवश्यकता है? रुकिए, मैं आपको अभी राज खजाने की तिजोरी की चाबी देता हूँ। महारानी उन तीनों की ये बात सुन लेती है। महाराज कहीं इन्हें सत्य में राज खजाना खोलकर ना दिखाएं, इसलिए महारानी अनुसुईया वहाँ आती है और, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे, ये दोनों मेरे मित्र हैं, इन्हें धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं इन्हें राज खजाने की चाबी दे रहा हूँ। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु इस समय मंत्री वेणुगोपाल राज्य में उपस्थित नहीं है। आपको तो राज नियम पता है कि मंत्री जी से मंत्रणा किए बगैर आप मुझे भी राज खजाने की चाबी नहीं दे। हाँ, आपकी ये बात तो सत्य है महारानी। भोला भगत, मैं तुम्हें राज खजाने की चाबी तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये मेरी अंगूठी ले लो और अभी इसी से काम चला लो। जैसे ही मंत्री वेणुगोपाल लौट आएंगे, मैं तुम्हें खुद राज खजाने से जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन दे दूंगा। अवश्य महाराज। भोला और भगत महाराज सदानंद की अंगूठी लेकर चले जाते हैं। दोनों एक निर्जन स्थान पर जाते हैं और, अच्छा अवसर था आज राज खजाने की चाबी मिल ही जाती, पर अचानक महारानी जी आ गईं और सब काम बिगड़ गया। हाँ, पर ठीक है, ये मूल्यवान अंगूठी तो प्राप्त हुई हमें। इधर महारानी अनुसुईया को बहुत चिंता होने लगती है। महाराज की मूर्खता से आज वो पूरा राज खजाना
उन अनजान लोगों को देने वाले थे। महारानी एक संदेश वाहक के हाथ मंत्री वेणुगोपाल को संदेशा भेजती हैं और उन्हें शीघ्र राज्य लौटने का आदेश देती हैं। तब तक भगत एक बार फिर से महाराज सदानंद को आकर मिलता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मित्र भगत? और आज तुम अकेले? भोला कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ महाराज, मैं और भोला साथ ही आ रहे थे। तभी अचानक एक जंगली प्राणी ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपनी गुफा में ले गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भोला का क्या होगा। कदाचित अब तक वो प्राणी भोला को खा चुका होगा। नहीं नहीं, चलो हम भी चलते हैं। मैं खुद उस प्राणी को मारकर भोला के प्राणों की रक्षा करूंगा। महाराज सदानंद भगत के साथ चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद भोला भगत को मिलता है और दोनों मिलकर महाराज सदानंद को बांधकर एक गुफा में ले जाते हैं। उस गुफा में वो महाराज को बंदी बनाकर रखते हैं। कुछ समय के बाद वेणुगोपाल राज्य लौटते हैं और महारानी से भेंट करते हैं। क्या हुआ महारानी, आपने इतनी शीघ्रता से मुझे क्यों बुला लिया? और महाराज कहाँ हैं? मंत्री जी, आपको तो पता है कि हमारे महाराज कैसे हैं। उनके मूर्खता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक होते हैं। अब तक तो महाराज छोटी छोटी मूर्खता करते थे, परंतु इस बार तो महाराज ऐसी मूर्खता करने जा रहे थे कि हमारे पूरे राज्य का नाश हो जाता। ऐसा क्या किया महाराज ने महारानी? वो जो दो व्यक्ति हैं जिन्हें महाराज अपना मित्र मानते हैं, भोला और भगत, वो कुछ दिन पहले महाराज के पास आए थे। उन्हें धन की आवश्यकता थी, ऐसा कह रहे थे। तब महाराज ने कहा कि वो उन्हें राज खजाने की तिजोरी की चाबी दे देंगे। क्या ऐसा कहा महाराज ने? हाँ, वो तो उस समय मैंने कहा कि जब तक मंत्री जी से आप मंत्रण नहीं करते तब तक आप किसी को भी चाबी नहीं दे सकते। तब वो रुक गए, नहीं तो अब तक वो दोनों हमारे राज्य की पूरी तिजोरी रिक्त कर चुके होते। मैं जब प्रवास पर था तब कुछ लोगों से मैंने सुना कि दो चोर आसपास के राज्यों में भटक रहे हैं। उन्होंने बहुत धन और स्वर्ण की चोरी की है। मेरे अनुमान से कदाचित ये वो दोनों चोर हो सकते हैं। वो थोड़े ही समय पहले हमारे राज्य में आए हैं और उन्होंने अपनी मीठी बातों से महाराज के मन में विश्वास स्थापित कर लिया है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है मंत्री जी। अब आप ही अपनी चतुराई से इस राज्य को बचा सकते हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है महारानी, परंतु महाराज कहाँ हैं? भगत आया था, उसने कहा कि भोला को किसी वन्य प्राणी ने पकड़ लिया है और वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। महाराज अपने उस अनजाने मित्र की रक्षा करने के लिए वन में गए हैं। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मंत्री वेणुगोपाल वन में आता है। वो देखता है कि कहीं भी वन्य प्राणी के पंजों के निशान नहीं है, केवल घोड़े के पैरों के निशान हैं। इसका अर्थ है कि उन दोनों ने महाराज की मूर्खता का उपयोग करके उन्हें राजमहल से दूर ले जाने की योजना बनाई थी। ईश्वर करे कि महाराज सुरक्षित हों। वेणुगोपाल गुफा के अंदर आते हैं। वहाँ वो आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महाराज को बांध कर रखा गया है। मुझे पता ही था कि तुम दोनों कोई व्यापारी नहीं, चोर हो। हमारे महाराज के भोलेपन का फायदा उठाकर तुमने राज खजाने को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तुम्हारा महाराज भोला नहीं, मूर्ख है, मूर्ख। और राज खजाने को तो हम किसी भी स्थिति में प्राप्त करके रहेंगे। हम तो बस तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यदि तुमने हमें राज खजाने की तिजोरी की चाबी नहीं दी तो हम महाराज की हत्या कर देंगे। आपको महाराज की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको राज खजाने तक लेकर जाऊंगा, परंतु राज खजाने की तिजोरी खोलने के लिए आपको महाराज की सहायता की आवश्यकता होगी।
आप उन्हें साथ लेकर आइए। मंत्री वेणुगोपाल की बात सुनकर भोला और भगत महाराज सदानंद को लेकर राजमहल में आते हैं। वेणुगोपाल उन तीनों के साथ राज खजाने की तिजोरी के कमरे में ले आता है। दो अब चाबी हमें, हम राज खजाना लेकर चले जाएंगे। मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकता। तुमने तो कहा था कि महाराज को यहाँ लाने के बाद तुम हमें चाबी दे दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि तिजोरी तुम नहीं, महाराज ही खोल सकते हैं। कदाचित उस दिन महारानी तुम्हें ये बात बताना भूल गईं। इस तिजोरी का इस प्रकार निर्माण किया गया है कि जब तक महाराज मुकुट नहीं पहनते और अपने हाथों की हथेली को तिजोरी पर बनी मुद्रा से नहीं जोड़ते, तब तक ये तिजोरी नहीं खुलेगी। क्या? ऐसे कैसे बनाया है तिजोरी को? सुरक्षा के तौर पर तिजोरी को ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो हम महाराज को बंधन से मुक्त कर देते हैं। महाराज तिजोरी खोल देंगे और हम सारा धन लेकर चले जाएंगे। भगत और भोला महाराज सदानंद के हाथ खोल देते हैं। उनके मुंह पर जो पट्टी बांधी हुई थी उसे भी निकाल देते हैं। तभी वेणुगोपाल सेनापति को इशारा करते हैं। सेनापति सैनिक के साथ आकर भोला और भगत को बंदी बना लेते हैं। मंत्री वेणुगोपाल, इन दोनों ने मुझे मूर्ख बनाया है। मैं तो इन्हें अपना मित्र समझा था और इन्होंने असत्य कहकर मुझे बंदी बनाकर रखा। मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, इसीलिए मैं किसी को सहायता के लिए बुला भी नहीं पाया। महाराज, ये कोई व्यापारी नहीं, ये दोनों चोर हैं जिन्होंने हमारे राज्य में आने से पहले कई राज्यों में चोरी की है। ये उन सभी राज्यों के अपराधी हैं, वहाँ से भागकर हमारे राज्य में आए थे। क्षमा करें महाराज, मेरा कहना उचित नहीं है, परंतु आपकी मूर्खता के विषय में सुनकर ही ये यहाँ आए थे। आपके कारण यहाँ इन्हें आश्रय भी मिला और धन भी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महामंत्री। मैंने आज तक कभी राज्य के लिए कोई उचित निर्णय नहीं लिया। वो तो आप थे, इसीलिए मुझे अनुचित कार्य करने से रोकते थे। उस दिन यदि महारानी समय पर नहीं आती तो मैं इन दोनों को अपने हाथों से राज खजाने को रिक्त करने का अवसर दे देता। सेनापति जी, इन दोनों को अभी कारागार में बंद कर दीजिए। मैं कल बाकी राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा करता हूँ। ये दोनों उन सब के भी अपराधी हैं, इन्हें दंड देने का अधिकार उनका भी है। सेनापति भोला और भगत को कारागार में डाल देते हैं। अगले दिन मंत्री बाकी राज्यों के मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं। वो सब निश्चिंत करते हैं कि दोनों चोरों को 5-5 साल का बंदीवास का दंड दिया जाएगा। महाराज सदानंद भी एक बड़े योगी पुरुष के पास जाते हैं। कुछ समय उनके पास रहकर वो सभी विद्याओं को सीख लेते हैं और वापस आने के बाद अच्छे से अपने राज्य का कार्य करने लगते हैं। सूरजगंज नाम के गांव में रहने वाला मनोज एक मछुआरा था। रोज समुद्र में अपना जाल फेंककर मछली पकड़कर बेचा करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, बड़ी मीना और छोटी सिया। दोनों बहुत सुंदर थी। एक दिन, बेटा मीना, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, दोपहर तक लौट आऊंगा। मनोज मीना को कहकर समुद्र पर चला जाता है। वो समुद्र में जाल फेंकने खड़ा होता है, तभी पानी के अंदर से एक बड़ी और खूंखार मछली आती है और वो मनोज को पकड़ लेती है। उसके नोकीले दांत मनोज के शरीर को फाड़ने लगते हैं। बचाओ, कोई बचाओ, ये मछली मुझे मार डालेगी, कोई है। मनोज अपनी रक्षा करने के हेतु से सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगता है। कुछ मछुआरे आकर मनोज को उस मछली के मुंह से बाहर खींच लेते हैं और घर ले आते हैं। फिर मनोज के शरीर के निचले हिस्से को मछली ने बुरी तरह से काटा है। बहुत गहरे घाव हुए हैं उसके शरीर पर।
इसीलिए अब वो चल फिर नहीं पाएगा। इसके ये घाव ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है और विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग करना पड़ सकता है। वैद्य चाचा, इसका अर्थ है कि पिताजी कभी चल नहीं पाएंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता बेटी। यदि वो विशेष औषधि मिल गई और उसका प्रभाव मनोज के शरीर पर हुआ तो ही मनोज चल फिर सकता है। मीना और सिया को ये सुनकर बहुत दुख होता है। अब मनोज ने बिस्तर पकड़ लिया था, इसलिए मछली पकड़ने का काम रुक जाता है। घर को चलाने के लिए मीना खुद मछली पकड़ने जाने का विचार करने लगती है। सिया, मैं सोच रही हूँ कि अब पिताजी तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं ही मछली पकड़ने जाती हूँ। हाँ दीदी, आप मछली पकड़ कर ले आइए, मैं पिताजी का ध्यान रखती हूँ। हमारे पास अपनी नाव नहीं है। पिताजी हमेशा मुखिया जी के नाव में मछली पकड़ने जाते थे। मैं समुद्र पर जाकर उनसे मिलती हूँ। मीना मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र पर जाती है और मुखिया के नाव में बैठ जाती है। तब क्या कर रही हो कन्या? किससे पूछकर नाव में बैठ रही हो तुम? मुखिया जी, पिताजी तो हमेशा आपके नाव में ही मछली पकड़ते थे। अब पिताजी तो मछली पकड़ने नहीं आ सकते, इसलिए मैं आई हूँ। अरे वाह, मनोज नहीं आ सकता तो बेटी को भेज दिया। अरे उसने नाव के किराए के पैसे मुझे अभी तक नहीं दिए हैं। मैंने उसे बताया था कि हर सप्ताह के पैसे मुझे सप्ताह के पहले दिन ही दे दिया करे। अब जब तक तुम पुराना सारा किराया नहीं चुका देती, मैं तुम्हें नाव में नहीं बैठने दूंगा। परंतु मुखिया जी, मैं अभी इतना धन आपको कहाँ से दूं? अभी पिताजी के इलाज में भी बहुत खर्चा हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। जब पैसे लेकर आओगी तभी नाव में बैठने दूंगा। मुखिया की ये बात सुनकर मीना बहुत मायूस हो जाती है। वो अपने घर लौट रही होती है कि तभी पड़ोस की दादी उसे मिलती है। क्या हुआ मीना बेटी, तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों छाई है? क्या कहूँ दादी, पिताजी की हालत तो तुम्हें पता है। अब पिताजी कुछ काम नहीं कर सकते, परंतु पेट को भरने के लिए अन्न तो लगता है और अन्न खाने के लिए धन प्राप्त करना पड़ता है। यही विचार करके मैं समुद्र पर मछली पकड़ने गई थी, पर वहाँ मुखिया जी ने मुझे नाव में नहीं बैठने दिया। वो कह रहे थे कि जब तक पूरा किराया नहीं चुकाते तब तक वो नाव में नहीं बैठने देंगे। अरे वो मुखिया तो है ही लालची, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा दादी? पिताजी का इलाज, घर का खर्चा सब कैसे होगा? यदि मैं मछली पकड़ने नहीं जा पाई तो मुझे दूसरा कोई कार्य करना होगा, परंतु मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। धन कमाने के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा। मीना बेटी, तुम एक काम कर सकती हो। हमारी महारानी जीव दया बहुत दयालु है, उनसे किसी भी प्रजाजन का दुख देखा नहीं जाता। तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। हाँ, ये ठीक है, मैं आज ही जाकर महारानी से मिलती हूँ। मीना राजमहल आकर महारानी जीव दया से मिलती हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? महारानी की जय हो। महारानी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मेरे पिताजी उस दिन मछली पकड़ने समुद्र में गए थे, तभी एक बड़े शिकारी मछली ने पिताजी को पकड़ लिया और उनके शरीर को आहत कर दिया। घावों के कारण पिताजी अब चल फिर नहीं सकते, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। अरे, ये तो बहुत दुखदाई है। घर चलाने वाला ही यदि काम ना कर पाए तो पूरे घर की समस्या बढ़ जाती है। हाँ महारानी, अब पिताजी कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं मछली पकड़ने गई थी, परंतु
वहाँ नाव का किराया ना देने की वजह से मैं मछली भी पकड़ नहीं पाई। महारानी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य पुत्री, अपने प्रजा की सहायता करना तो मेरा परम धर्म है। मैं तुम्हें धन देती हूँ, फिर तुम्हारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नहीं महारानी, मुझे ऐसे ही धन नहीं चाहिए। मेरे पिताजी कहते हैं कि मुफ्त के मिले धन की हमें कभी कीमत नहीं रहती और धन देने वाले से हम कभी सम्मान से आंखें नहीं मिला सकते। इसलिए सदा काम करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, परंतु बिना काम के कभी धन नहीं लेना चाहिए। अरे वाह, तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हें। तो अब तुम्हें किस प्रकार की अपेक्षा है मुझसे? महारानी, यदि आपके अधिकार में हो तो आप मुझे राजमहल में ही कोई कार्य करने के लिए दासी बना लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगी। इतनी सुंदर कन्या और दासी बनेगी? तुम्हारा सौंदर्य तो कुदरत की देन है तुम्हारे लिए, और तुम दासी का कार्य करना चाहती हो। महारानी, आपने मेरी प्रशंसा की, ये मेरा सौभाग्य है, परंतु केवल सौंदर्य से कुछ नहीं होता। मुझे अभी काम की अधिक आवश्यकता है। ठीक है पुत्री, मेरे पास तुम्हारे लिए दासी का काम नहीं है, परंतु तुम रोज महल में आकर मेरी केश सज्जा और मेरे प्रसाधन का कार्य करो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे तुम्हारी तरह ही सुंदर बना दोगी। अवश्य महारानी। महारानी, आप तो पहले से ही इतनी सुंदर हैं, परंतु आपका सौंदर्य प्रसाधन करने का अवसर तो मेरे लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने में सहायता करेगा। मैं कल से सुबह आकर आपको तैयार करूंगी। मीना को काम मिल जाता है। मीना अब रोज आकर महारानी दीवदया का प्रसाधन करने लगती है। मीना के प्रसाधन के बाद महारानी जीवदया पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगती है। महाराज भी महारानी की केश सज्जा और सौंदर्य देखकर खुश हो जाते हैं। मीना, महाराज भी मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि तुमने मेरा सौंदर्य प्रसाधन किया है, तब उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि महारानी, आप चंद्रमा की तरह सुंदर हैं, परंतु किस कन्या ने आपका प्रसाधन करके आपको शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह और अधिक सुंदर बना दिया है? ये तो महाराज की उदारता है महारानी, आप तो पहले से ही सुंदर हैं। तभी मालिनी वहाँ आती है। माता, मुझे आपसे इसी विषय में बात करनी है। मैं मालिनी से विवाह नहीं कर सकता। मुझे मीना बहुत पसंद है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी के साथ विवाह करूँगा। आप तो उसे इतने दिनों से देख रही हैं, वो कितनी सुंदर और सरल स्वभाव की है। आदित्य की बात सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, एक दासी से प्रेम और विवाह? नहीं राजकुमार आदित्य, आपका और मेरा विवाह निश्चित हो गया है और मैंने आपको मन से अपना वर मान लिया है। आपका विवाह तो मुझसे ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मालिनी आती है। अरे मीना, सुना है कि तुम महारानी की बहुत अच्छी केश सज्जा करती हो। मैं राजकुमारी मालिनी हूँ, मेरा भी प्रसाधन कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। अवश्य राजकुमारी मालिनी। मीना राजकुमारी मालिनी का प्रसाधन कर देती है। मालिनी भी बहुत सुंदर दिखने लगती है। अच्छी केश सज्जा की है तुमने, परंतु फिर भी इतना सजने के बाद भी मैं तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ। नहीं राजकुमारी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे पास तो आप जैसे वस्त्र आभूषण नहीं है। आपका सौंदर्य आपके वस्त्र और आभूषणों से और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये बात तो है। महारानी मेरी माता की सहेली है, इसलिए मेरा हमेशा राजमहल में आना जाना रहता है। अब से जब भी यहाँ आऊँ तो मुझे ऐसे ही तैयार करना। मालिनी मीना से प्रेम से बात करके उससे अपना परिचय बढ़ाती है। एक दिन मालिनी भोजन लेकर आती है और
मीना, ये लो भोजन खा लो, उसके बाद मुझे तैयार करना। मीना भोजन का एक निवाला लेती है। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है। मीना अपना भोजन उस कुत्ते को देती है। कुत्ता जैसे ही खाता है, जमीन पर गिरकर मर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये कुत्ता तो मर गया। अर्थात राजकुमारी मालिनी मुझे मारना चाहती हैं। उन्हें पता चल गया है कि राजकुमार मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे सचेत रहना होगा। अगले दिन। महारानी, मैं आज आपके बालों पर गजरे लगाने का विचार कर रही थी, यदि आपको अच्छा लगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु गजरे तो नहीं है। कोई बात नहीं महारानी, राजमहल के बगीचे में कई प्रकार के फूल हैं। मैं वहीं बैठकर फूलों के गजरे बना देती हूँ। मीना बगीचे में आती है और फूलों के गजरे बनाना शुरू कर देती है। मीना गजरे बना रही थी कि तभी वो देखती है कि एक वृक्ष पर सुंदर पंछी बैठा हुआ है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है ये। सत्य में ये वृक्ष, फूल और पक्षी तो हम मनुष्यों के लिए कुदरत की देन है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अवश्य मादा पक्षी है और शीघ्र ही उसके अंडे देने वाली है। मुझे इसके रहने के लिए घोंसला का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा विचार करके मीना उस वृक्ष की एक डाल पर सुंदर सा घोंसला बना देती है। पक्षी घोंसले में आकर बैठ जाता है और मधुर स्वर निकालता है। अरे वाह, तुम तो बोलते भी बहुत सुंदर हो। कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी। अब तुम यहीं रहो, अपना परिवार बढ़ाओ। मीना गजरे बनाकर महारानी के पास ले आती है, उसका प्रसन्न चेहरा देखकर। क्या हुआ मीना, तुम्हारा चेहरा तो बहुत प्रसन्न लग रहा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने बगीचे में? महारानी, मैं आपका प्रसादन पूर्ण कर लूं, उसके पश्चात आप स्वयं जाकर देख लीजिए, आपका भी चेहरा प्रसन्न हो जाएगा। मीना महारानी जीव दया को उस घोंसले के पास ले आती है। देखिए महारानी, कितना सुंदर पक्षी है ये। हाँ मीना, ये पक्षी तो सत्य में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। और इसका घोंसला ये अवश्य तुमने बनाया होगा, है ना? हाँ महारानी, ये घोंसला मैंने इस पक्षी के लिए बनाया है। शीघ्र ही ये मादा पक्षी अपने अंडे इस घोंसले में डालेगी और फिर इसके बच्चे होंगे। उन बच्चों के मधुर स्वर से ये बगीचा गूंज उठेगा। हमें वृक्षों और इन पक्षियों का रक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए महारानी। मीना, कुदरत के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। महारानी, कई प्रकार के पक्षी वृक्ष पर रहकर उन वृक्षों को नष्ट करने वाले जीव कीड़ों को खाकर उस वृक्ष की रक्षा करते हैं। वृक्ष भी अपनी डाल पर उनके घोंसलों को स्थान देता है। ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दोनों का एक साथ विचार करना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि यदि कुदरत ने हमें ये वृक्ष और पक्षी प्राणियों की देन ना दी होती तो मनुष्य का जीवन कितना निराश हो जाता। तुम केवल दिखने में सुंदर नहीं हो पुत्री, तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर और कोमल है। राजकुमार आदित्य सत्य कह रहे थे, इस राज्य की पुत्र वधू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए, जो सभी जीवों के लिए एक समान प्रेम रखती हो। मैं तुम्हारे और आदित्य के विवाह को मेरी सम्मति देते हुए दोनों के संबंध को स्वीकृति देती हूँ। महारानी, परंतु मैं गरीब मछुआरे की पुत्री हूँ। मेरा और इस राजघराने का मेल कैसे हो सकता है? पुत्री, संबंध आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, मनुष्य के मन की स्थिति को देखकर जोड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि महाराज भी इस विवाह को अवश्य अनुमति देंगे। हमारे महाराज कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, वो केवल मनुष्य के स्वभाव और उसकी उदारता को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार आदित्य और मीना का विवाह संपन्न हो जाता है।
मीना को अपनी बहू बनाने के बाद महारानी मनोज का एक बहुत बड़े वैद्य से इलाज करवाती है। कुछ दिनों के इलाज के बाद मनोज ठीक हो जाता है। मीना राजमहल में अपनी इस सभी तरह की और भी संबंधियों कहानी के साथ देखने लिए वीडियो सुख को से लाइक, रहने सब्सक्राइब लगती है। और अपने मित्रों में शेयर करें।